नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखो, आज की हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यकीन मानना, आज की क्लास बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। कंटेंट तो बहुत है, बिखरा हुआ है, लेकिन उसको समेटना, सारगर्भित तरीके से तैयार करना और इस तरीके से तैयार करना कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, है ना? इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्रत्येक टीचर की ये अपेक्षाएँ रहती हैं कि उसके साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक स्कॉलर सक्सेस हो जाए। जैसा कि एक दिन मैंने आपसे कहा भी था कि इस दुनिया में 2 रिश्ते ऐसे होते हैं, एक तो माँ-बाप का रिश्ता और एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। ये कभी भी एक दूसरे की सफलता पर जलन नहीं करते। भाई को भाई से जलन हो सकती है, बहन को बहन से जलन हो सकती है, रिश्तेदार आपस में जल सकते हैं, पड़ोसी आपस में जल सकते हैं, लेकिन एक टीचर और माता-पिता हमेशा खुश होते हैं कि उसके साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी सक्सेस हो जाए। अब मुझे क्या आवश्यकता है? भाई, मैंने तो आप लोगों से फीस ले ली। मैं भी यूँ सोचने लग गया कि चलो फीस तो आ ही गई, अपना काम निकल गया, बाद में स्टूडेंट कहीं भी जाए, ऐसा नहीं है। मैं सर्वोदय की बात नहीं करता, मैं अंत्योदय की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी और उसके साथ जुड़े हुए प्रत्येक सपने, चाहे वो खुद के हो, उसके पेरेंट्स के हो, बीवी बच्चों के हो, रिश्तेदारों के हो, वो पूरे सपने हैं ना, जो उस विद्यार्थी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैंने थोड़ी सी लापरवाही करी और मेरी वजह से अगर कोई एक नंबर से भी रह गया, यकीन मानना कि मुझे कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहता हूँ कि मेरे से कभी कोई ऐसा कार्य ना हो कि जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे। खासकर जो अभी जिस धारा में या जिस भूमिका में मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलो आ जाओ, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत में जाति आधारित आंदोलन। अब भाई साहब, जाति आधारित आंदोलन का मतलब केवल ही पिछड़ी जातियां हैं, केवल ही दलित जातियां हैं, केवल ही अनुसूचित जनजातियां हैं। जिसको ऑलरेडी समाज में अच्छी पोजीशन मिली हुई है, वो तो काहे को आंदोलन करेगा? कभी ब्राह्मण आंदोलन कर सकते हैं? भाई, ब्राह्मण तो देवता शुरू से ही हस्तक्षेप रहा है इनका शासन में, प्रशासन में, तो ये तो क्यों आंदोलन करेंगे? राजपूत क्यों आंदोलन करेंगे? इनका स्वर्णिम इतिहास है, इन्होंने हमारे यहाँ शासन किया है। तो आज की क्लास में केवल हम दबे कुचलों के बारे में ही जिक्र करेंगे। कुछ एक टॉपिक या कुछ एक मूवमेंट ऐसे आएंगे इसमें जिससे कि धार्मिक आंदोलन भी आप समझ सकते हो, या धार्मिक आंदोलनों की भी पूर्ति हो जाएगी। जैसा कि पहला आंदोलन, अब वैसे इसे हम जातीय आंदोलन भी कह सकते हैं या हम इसे धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं। हम चर्चा करें साहब आर्य समाज के आंदोलन की, ठीक है? और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। उसका कारण ये था कि चाहे हम प्रारंभिक इतिहास की चर्चा करें, चाहे हम मिडाइवल की चर्चा करें, या ब्रिटिश एम्पायरों की हम चर्चा करें, ब्रिटिश टाइम की, है ना, तो हमारे जो वेद पुराण थे ना, इनसे लोगों का मोह भंग करवा दिया। हमारे मंदिरों को तोड़ दिए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया। हमारी जो मूल विचारधारा थी, इंडोलॉजी, उसको कहीं ना कहीं छुपा दिया गया। अब वापिस लोगों को कैसे जगाया जाए, कैसे वेदों की ओर लोगों का जुड़ाव हो? तो इसके लिए ये मूवमेंट चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज आंदोलन। ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी, है ना? जो मेन कीवर्ड हैं उन पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। मथुरा के एक बहुत बड़े देवी संत थे स्वामी विरजानंद जी,
जिनसे प्रेरणा मिली दयानंद सरस्वती जी को, और 1875 में इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक बहुत फेमस ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, दोनों चीजें आज की क्लास में क्लियर हो जाएगी, फैक्ट वाली बातें भी और कंसेप्ट वाली बातें भी, है ना। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सत्यार्थ प्रकाश दे देंगे, दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती दे देंगे, ठीक है ना। और ये जो आर्य समाज था ना, इसका एक आइडल वाक्य था, नारा तो था कि वेदों की ओर लौट चलो, लेकिन इसका एक आदर्श वाक्य था, कर्णवंतो विश्व हम आर्य। इसका मतलब होता है कि विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, यानी विश्व को आर्य बनाओ। यहां पर आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, ठीक है। और जिसके बाद में नारा, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका, वेदों की ओर लौट चलो, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह मानना था कि वेद ही प्रमाणिक है, बाकी सब कुछ झूठ है, ठीक है। मेन मेन चीजों पर अगर मैं एक बार गौर फरमाऊं, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की 1875 में बॉम्बे में की थी। सत्यार्थ प्रकाश इनका बहुत फेमस ग्रंथ है। इसका आदर्श वाक्य था, कर्णवंतो विश्व आर्यम, ठीक है, यानी विश्व को हमें श्रेष्ठ बनाना है और वेदों की ओर लौट चलो। हो गया क्लियर। फिर देखो, दूसरे नंबर पे चलते हैं, और दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्रह्म समाज, ठीक है ना। कई बार इसको ब्राह्मण समाज भी बोल सकते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, वैसे इसका ओरिजिनल नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म का मतलब एक अंतरात्मा की आवाज होती है, ठीक है। और ये एक तरीके का आंदोलन था, और इसका क्रेडिट दिया जाता है राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। एक तरीके से ये भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। आडंबर पाखंड विश्वास, ये इनकी एक भाभी थी, ठीक है ना, उसकी डेथ हो गई थी। एक बार ये गए, देखा कि दुनिया भर के आडंबर किए जा रहे हैं, ठीक है, भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, मंदिर पर कुत्ते बिल्ली चढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये काय का है भाई। तो इन्होंने लोगों को वास्तविकता से साक्षात्कार करवाया, ठीक है ना। भ्रम मतलब अपने आप को पहचानो, ठीक है। इनकी डेथ हो गई, फिर जिसके बाद में इसकी बागडोर द्वारकानाथ टैगोर जी थे, उन्होंने संभाली। और फिर जिसके बाद में 1828 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सबसे पहले जो इसका नाम था ना, वो आत्मीय सभा था। ध्यान रखना, 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक सभा की स्थापना करी। उस सभा का नाम आत्मीय सभा था, जिसे 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। क्लियर। इसमें देवेंद्र नाथ ठाकुर भी जुड़े, बाद में केशव चंद्र सेन भी जुड़े। फिर दोनों में किसी बात को लेकर मनभेद और मतभेद हो गया। फाइनली केशव चंद्र सेन ने 1866 में अलग होकर खुद की भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। दो हो गई, आर्य समाज हो गया, एक ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है। एक बार रिमाइंडर कर देता हूं कि ब्रह्म समाज ये भी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, आडंबरों पाखंडों को दूर करने के लिए। इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जी के बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने इसकी बागडोर संभाली। बेसिकली जो ये ब्रह्म समाज था ना, इसकी स्थापना 1815 में ही हो गई थी, आत्मीय सभा के नाम से। फाइनली 1828 में इसका नाम परिवर्तन करके ब्रह्म समाज कर दिया। फिर देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, दोनों में मतभेद हो गया, और केशव चंद्र सेन ने अपनी एक अलग समिति बनाई, जिसका नाम था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। हो गई पिक्चर क्लियर, कड़ी से कड़ी जुड़ गई ना। अब देखो भाई, मैं ये सारी चीजें, ये पूरा एक पैरा तैयार करने के लिए लगभग 10 पेज पढ़ने पड़े हैं, तब जाके वो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। फिर हम थर्ड नंबर पे आते हैं, और फिर है महात्मा गांधी जी का क्या योगदान था दलितों के लिए, है ना। अब ये जाति विशेष आंदोलन आ गए, जिसमें हम गांधी जी के योगदान की चर्चा करते हैं। पहली बात तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, ठीक है, 1932 में। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947।
उससे पहले इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी, और जैसा कि नाम से प्रतीत है, हरिजन मीन्स एक दलित कास्ट है। ठीक है, दलितों को हरिजन नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और ये जो हरिजन सेवक संघ था ना, ये छुआछूत को मिटाना, जाति व्यवस्था को मिटाना, लिंग भेदभाव को मिटाना, जो वर्ण आधारित एक वो सिस्टम चला आ रहा है, हिरार्की चली आ रही है, 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया, फिर उसके बाद में क्षत्रिय, फिर वैश्य आ गए, फिर शूद्र आ गए। अब शूद्रों को हमेशा निम्न दृष्टि से देखा गया, तो इनका उत्थान किस तरीके से किया जाए, इसके लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी 1932, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? गांधी जी ने किया था। और गिरिधन, आदिवासियों के लिए गिरिधन शब्द का प्रयोग किसने किया था? एलपी विद्यार्थी, ध्यान रखना। एसटी यानी आदिवासियों के लिए गिरिजन का प्रयोग किया है ना, वो एलपी विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। ठीक है, एलपी विद्यार्थी के द्वारा। हो गया क्लियर? 2 चीजें हो गई, हरिजन शब्द और हरिजन सेवक संघ। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक पेरियार, इरोड वेंकट रामा स्वामी पेरियार, ये एक बहुत बड़ा नाम है दलितों के लिए। ठीक है ना? और ये एक तरीके से साउथ इंडियन थे, और तमिल भाषा में, ध्यान रखना, जो पेरियार होता है ना, पेरियार का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति। तो एक तरीके से ऑनरशिप देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए पेरियर जोड़ा है ई वेंकट रामास्वामी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में तमिलनाडु के एक बहुत बड़ा राजनेता थे। इन्होंने भी दलितों के लिए, गरीबों के लिए, ठीक है ना, सामाजिक उत्थान के लिए, गैर बराबरी वाले ऐसे हिंदू जिन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए इन्होंने काम किया है। धार्मिक आडंबर, पाखंड, ब्राह्मणवाद की विचारधारा, थोपी गई विचारधारा, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्म सम्मान आंदोलन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्म सम्मान आंदोलन का ताल्लुकात किससे है? मिस्टर पेरियार जी से है। ठीक है ना? और द्रविड़ कग्झम की स्थापना की गई थी। बेसिकली एक तरीके से ये मंच था, एसोसिएशन था, वो उत्थान की दिशा में ही काम करता था। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर तैयार हो सकते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविड़ कग्झम पार्टी। ठीक है, अब देखो साहब आगे बढ़े, जिसके बाद में नवजागरण आंदोलन है ना, 19वीं शताब्दी में नवजागरण आंदोलन में, चाहे हम रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा करें, जिसके बाद में उनके स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा करें, तो इनके द्वारा भी आंदोलन कहीं जातिवाद को समाप्त करने के लिए, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए, आडंबर पाखंडों को समाप्त करने के लिए इनके द्वारा भी मूवमेंट चलाया गया था। जिसके बाद में हम भक्ति आंदोलन की चर्चा करें, ध्यान रखना ये भक्ति आंदोलन है ना, वो मध्यकालीन भारत में एक तरीके से समाज सुधार की दिशा में ही आंदोलन चला था। आपको पता है कि मिडाइवल पीरियड की हम चर्चा करते हैं, मुगल काल अपने चरम पर था। अब मुगल काल में चाहे हम अकबर की चर्चा करें, हालांकि अकबर है ना जो थोड़ा सा पॉजिटिव था हिंदू धर्म के लिए, उसका कारण यह था कि अकबर का संबंध राजपूत राजाओं से था। जैसा कि माना जाता है अकबर की बेगम हमारे आमेर से थी, जयपुर से, तो इस वजह से हो सकता है कि उनकी पॉलिसी है जो पॉजिटिव रही हो। लेकिन अकबर के बाद में या उससे पहले की हम चर्चा करें, औरंगजेब अपने आप में बहुत क्रूर शासक माना जाता है। औरंगजेब को सबसे ज्यादा जो कट्टरतावादी था ना, वो मिस्टर औरंगजेब था। तो उस कंडीशन में भी किस तरीके से दोनों धर्मों में सामंजस्य हो, हिंदू और मुस्लिम। हम गुरु नानक जी की चर्चा करते हैं। अब ध्यान रखना, चाहे हम नानक साहब की चर्चा करें, चाहे हम कबीर जी की चर्चा करें, ठीक है ना, चैतन्य महाप्रभु नामदेव जी की चर्चा करें, तुकाराम जी की चर्चा करें, जयदेव साहब की चर्चा करें, तो इनका जो है ना लेखनी है, उसमें दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है, हिंदू और मुस्लिम विचारधारा। ठीक है, तो मध्यकालीन, बेसिकली ये जो मध्यकालीन आंदोलन है ना, इसकी शुरुआत साउथ में हुई थी और अलवार और नैनार संतों के द्वारा की गई थी। ये संप्रदाय है
और 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे रामानंद जी। वो इस आंदोलन को उत्तर भारत में लेके आए और फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। महाप्रभु नामदेव हो गया, तुकाराम हो गया, ठीक है ना? एक तरीके से ये आंदोलन था ना, जातिवाद को किस तरीके से खत्म किया जाए, अंधविश्वासों को किस तरीके से खत्म किया जाए, धर्मनिरपेक्षता का किस तरीके से प्रचार हो, हिंदू मुस्लिम विचारधारा का किस तरीके से समन्वय हो। तो भक्ति आंदोलन है जो मध्यकालीन भारत में चला। ठीक है, एक समय में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ना हम इसको एक समय सीमा में बांध सकते हैं। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और है काशीराम बहुजन समाज पार्टी आंदोलन। अगर अभी हम बीएसपी की चर्चा करें, बहुजन समाज पार्टी की, किसी जमाने में ये राष्ट्रीय पार्टी थी, अब क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है। बहन जी मायावती जी अभी इसकी सुप्रीमो है और चुनाव चिन्ह हाथी है। वैसे अगर हम बीएसपी की चर्चा करें तो 1984 में काशीराम जी ने, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो काशीराम जी पंजाब के रहने वाले थे और उन्होंने बीएसपी की स्थापना की थी। और ऐसा माना जाता है कि काशीराम जी वास्तविक कर्मठ व्यक्ति थे, है ना? उनकी बातों में दम था, लीडरशिप उनके अंदर थी, लोग उनकी बात को मानते भी थे, सभी लोगों को साथ में चलने वाली भावना उनके अंदर थी। तो उनका जो मूल उद्देश्य यही था कि दलित जो शोषित हैं इनका उत्थान किस लिए हो, तो बीएसपी की स्थापना करी। ठीक, अब तो बहुत क्षेत्रीय पार्टियां बन गई हैं, जैसे हम समाजवादी पार्टी की चर्चा करें, आरजेडी की चर्चा करें, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी बिहार में पार्टियों की चर्चा करें, आजाद, चंद्रशेखर आजाद रावण की भी पार्टी है उसकी हम चर्चा करें, ठीक है, खूब सारी पार्टियां हैं। जिसके बाद में एक महिला है जिसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जैसे हम शर्मिला रेगे की चर्चा करते हैं। ठीक, एक महिला है शर्मिला रेगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है और ये प्रश्न अब की बार नेट की परीक्षा में पूछा गया था। रिसेंटली जो परीक्षा हुई है कुछ दिन पहले, उसमें शर्मिला रेगे का पूछा है। अनफॉर्चुनेटली मैडम कैंसर की वजह से इनका डेथ होना पड़ा, डेथ हो गई इनकी। दलितवादी विचारक थी, दलितवादी महिला विचारक शर्मिला रेगे। तो ये प्रश्न इसी तरीके से था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो। शर्मिला रेगे दलितवादी महिला। एक बीना अग्रवाल, ठीक है, बहुत बड़ी अर्थशास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका बहुत बड़ा शैक्षणिक कैरियर है, अभी फॉरेन में है और प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर है बीना अग्रवाल। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? हालांकि आज की क्लास बीना अग्रवाल से संबंधित नहीं है, इसलिए मैंने उनको शामिल नहीं किया है। बाकी अगर बीना अग्रवाल मैडम का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, पर्यावरण की दिशा में पंजाब के किसानों के ऊपर इन्होंने का पीएचडी था और कृषि में किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को समाहित कर सकते हैं, बीना अग्रवाल ने काम किया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया है। और ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब किस तरीके से संपत्ति में लड़कियों का भी हक दिया जाए, लड़की मीन्स फीमेल का हक दिया जाए, इसमें बीना अग्रवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है, ठीक है ना? तो वुमेन एम्पावरमेंट का अगर कहीं आएगा तो आप बीना अग्रवाल कर सकते हो, बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है। उसी कड़ी में स्मिता पाटिल की चर्चा करते हैं, और 1955 में जन्म हुआ, 86 में मैडम मर गई थी। इन्होंने भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है, सक्रिय नारीवादी विचारक, एक अभिनेत्री भी थी। और खासकर ऐसा माना जाता है कि ये जो मैडम ऐसी फिल्मों को शाइन करती थी जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट या महिलाओं के लिए आवाज उठाई जाए, उनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए, मिडिल क्लास की महिलाएं वो किस किस प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं, उन सब टॉपिक्स पर मैडम फिल्म बनाना पसंद करती थी स्मिता पाटिल, ठीक है। अगर हम साहू जी महाराज की चर्चा करें तो ध्यान रखना, साहू जी महाराज मराठा समाज से ताल्लुकात रखते हैं और जातिवाद के खिलाफ इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था। साहू जी महाराज ने शूद्रों और दलितों में किस तरीके से हम एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनका एम्पावरमेंट कर सकते हैं, साहू जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। सत्य शोधक है ना, और गैर ब्राह्मण आंदोलन है ना, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। इस आंदोलन को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नमक सत्याग्रह।
अब आप कहोगे कि गुरुजी नमक सत्याग्रह को आपने क्यों शामिल कर दिया? भाई शामिल करने का कारण ये था कि उस जमाने में जो पैसे वाले लोग थे ना, जो रसूखदार थे, जागीरदार थे, जिनके पास संपत्ति खूब अकूत संपत्ति थी, उनके लिए नमक कोई प्रॉब्लम नहीं था। भाई नमक प्रॉब्लम था तो दबे कुचले लोगों के लिए प्रॉब्लम था, टैक्स उन्हीं के लिए प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। ठीक है? नमक सत्याग्रह वैसे तो दांडी मार्च के नाम से जानते हैं और 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल 1930 तक चला। दलित और गरीबों के अधिकारों के लिए था, जातिवाद और सामंती व्यवस्था के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। ठीक है? पहली बात तो ये समझ जाइए कि पूना पैक्ट एक तो गांधी जी के बीच हुआ था, है ना? और पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर साहब के बीच में। पूना पैक्ट समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना की एक जेल है जिसका नाम है यरवदा जेल। अब मांग ये थी कि अंबेडकर साहब, 1932 की बात कर रहा हूं, आजादी से पहले, अंबेडकर साहब बहुत अवेयर थे, खासकर दलितों के लिए। ठीक है ना? वो ये चाहते थे कि भाई दलितों को पूरा हक मिले, पूरा सम्मान मिले, अलग से इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रत्येक फील्ड में। गांधी जी उसके पक्ष में नहीं थे। फाइनली अंबेडकर साहब अड़ गए। बहुत सारे ऐसे तरीके थे उन्होंने किए होंगे, भूख हड़ताल वगैरह की होगी। फाइनली गांधी जी एग्री हो गए और फिर एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट समझौता, 24 सितंबर 1932 को, पूना की यरवदा जेल में। ठीक है ना? इसमें भाई हम दलितों को समानता कैसे मिले, हमारा जो शोषण किया जा रहा है उससे स्वतंत्रता किस तरीके से मिले, बंधुत्व की भावना कैसे हो, मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जा रहा है, सार्वजनिक तालाब जैसे महाड़ सत्याग्रह इनका आगे आएगा, पानी नहीं भरने दिया जा रहा था, सोशल एक्सक्लूजन किया जा रहा था। सोशल एक्सक्लूजन को बोलते सामाजिक अपवर्जन। ठीक पढ़ेंगे हम। सोशल एक्सक्लूजन को बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन का मतलब होता है बहिष्कार करना। जहां सामाजिकता जुड़ जाए, नो डाउट हम यूं कह सकते हैं कि जाति के आधार पर बहिष्कार, धर्म के आधार पर बहिष्कार, कास्ट के आधार पर बहिष्कार, ठीक है ना, उसकी बोली भाषा के आधार पर बहिष्कार, डेट इज सोशल एक्सक्लूजन। तो इस प्रकार के एक्सक्लूजन के खिलाफ मिस्टर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ 1932 में, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मंडल आयोग, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनकी अध्यक्षता में 1979 में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई साहब। समय होता है 1979, सरकार होती है मोरारजी देसाई साहब की, अध्यक्षता होती है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम बीपी मंडल के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा है ना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो। तो ये मंडल आयोग कब आया था? 1979 में। ठीक है? एक्चुअली ये पिछड़े लोगों के लिए था, चाहे उनके एजुकेशन की बात हो, उनके शोषण की बात हो, ठीक है ना, उनके आंकड़े उजागर करने की बात, सबके उत्थान के लिए मंडल आयोग आए। फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, फिर यहां पर स्पेशली अब जो लिस्ट आई है ना, उसमें केवल अंबेडकर जी के आंदोलन है। जैसे हम महाड़ सत्याग्रह की चर्चा करें, एक जगह है जिसका नाम है महाड़, एक तालाब है उसका नाम है चावदार तालाब, और समय होता है 1927 यानी 1927 को। अब ये जो चावदार तालाब, जो महाड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इस तालाब में दलित लोगों को, जिसे हम नीची कास्ट कह सकते हैं, पिछड़ों को पानी नहीं भरने दिया जा रहा था। अंबेडकर साहब आगे आए, उन्होंने खुद बहुत सारे लोगों, दलित लोगों के साथ जाकर पानी भरा। तो ये महाड़ सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 में। उसी तरीके से पूना पैक्ट, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके, पूना की यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है? फिर जिसके बाद में एक है कालाराम मंदिर सत्याग्रह, है ना, काल ना बोल दो या कालाराम बोल दो, भाई साहब ये हुआ था 1930 में। ठीक है? नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है कालाराम मंदिर, उसमें दलितों को घुसने नहीं दिया जाता। भाई हम पूजा पाठ करने चाहते हैं लेकिन तुम्हारी एंट्री नहीं है,
फाइनली कालाराम मंदिर आंदोलन हुआ 2 मार्च 1930 को। शिवम अंबेडकर साहब ने मंदिर का ताला तोड़ दिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे महाड़ सत्याग्रह 1927, पूना पैक्ट 1932 और कालाराम मंदिर 1930। फिर जिसके बाद में हाँ 1956 में ऐसा माना जाता है कि 5 लाख लोगों के साथ, जगह होती है नागपुर, मिस्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। 5 खुद के साथ और दूसरे 5 लाख हिंदुओं के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करवा दिया। उसका कारण यह था कि ये प्रताड़ित थे हिंदू धर्म से। इनका मानना था कि हिंदू धर्म है ना, दलितों का और ज्यादा शोषण कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रत्येक बिंदुओं पर शोषण कर रहा है। तो 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने 5 लाख हिंदुओं के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, इसे हम धर्मांतरण दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना की थी इन्होंने 1924 में, 20 जुलाई 1924 को, और इसका उद्देश्य भी वही था, निचली जातियों में किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। एक इनकी पत्रिका थी, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, कोई भी मैंने बेफालतू की चीज शामिल नहीं किया। एक इनकी पत्रिका थी जिसका नाम था मूक नायक, ध्यान रखना, मराठी अखबार था। इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। इसका जो पहला अंक निकला था ना, वो 31 जनवरी 1920 में निकला था और बॉम्बे से ये प्रकाशित होती थी। क्या था गुरुजी इसमें? वो दलितों की समस्या, ठीक है ना, उनको उजागर करना, लोगों को अवेयर करना। फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, हिंदू कोड बिल के लिए आंदोलन, ध्यान रखना, 1951 5 फरवरी 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। अब इसमें क्या था कि महिलाओं को भी पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिले, तलाक का अधिकार मिले महिलाओं को, बहु विवाह पर रोक लगे, विधवा विवाह को मान्यता मिले, जैसी कृतियों को लेकर इन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था 5 फरवरी 1951 में। एक इनका आंदोलन था पार्वती मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। ध्यान रखना, ये पार्वती मंदिर प्रवेश सत्याग्रह पुणे में हुआ था और ये हुआ था 1929 में। ठीक है ना। इस मंदिर में भी अछूतों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने जाके मंदिर खोल दिए, पार्वती मंदिर सत्याग्रह। एक इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, जिसे हम स्वतंत्र लेबर पार्टी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमोलित करो, और देखो इसमें अंबेडकर भी कंप्लीट हो गया आपका। ये 1936 में की गई थी। 1937 में जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, उसमें 13 सीटें जीती थी इनकी पार्टी ने। ठीक है, और ये भी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, वो भी दबे कुचले लोगों के लिए ही थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी इन्होंने 1942 में। ठीक है, ये भी दलित उत्थान के लिए था, छुआछूत विरोधी था। फिर जिसके लिए आगे बढ़ते हैं, और फिर कुछ और मूवमेंट है, जैसे गोपाल बाबा वलंकर आंदोलन, है ना, पहले सुना है प्रमोद नाम? नहीं सुना? ध्यान रखना, ये जो है ना गोपाल बाबा वलंकर, ये सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे, महार जाति से आते हैं। नॉर्मली महार जाति को अछूत जाति समझा जाता है। इन्होंने अनार्य दोष परिहार समाज की स्थापना की थी। अनार्य वही दलितों से संबंधित ही आता है। ठीक है, अछूत लोगों के लिए काम किया। और 1889 में इन्होंने विट्ठल विध्वंसक नामक ग्रंथ या मैगजीन की प्रकाशन किया। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि विट्ठल विध्वंसक का संबंध किससे है, तो गोपाल बाबा वलंकर से है। फिर जिसके बाद में अयोध्याश आंदोलन है, ये तमिलनाडु के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, है ना, और दलित महाजन सभा की भी इन्होंने क्या करी, स्थापना। पूछा जा सकता है, दलित महाजन सभा की स्थापना अयोध्याश ने की थी। ठीक, तमिलनाडु के कार्यकर्ता थे ये। और फिर जिसके बाद में अरविपुरम आंदोलन, ठीक है, अरविपुरम आंदोलन, ये 1888 में हुआ था बेसिकली, और किसके द्वारा चलाया गया था, श्री नारायण गुरुजी के द्वारा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, अरविपुरम आंदोलन का संबंध किससे है, श्री नारायण गुरुजी से है। महाशिवरात्रि का दिन था
और नारायण गुरु ने एझावा समुदाय पर पारंपरिक रूप से लगाए गए धार्मिक प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। ठीक है, मतलब एक एझावा कम्युनिटी है, वो बेसिकली लोअर कास्ट से आती है, तो उनको भी पूजा पाठ वगैरह से दूर रखा जाता था, शिव पूजा नहीं कर सकते, तो इन्होंने उनके बीच में ही शिव जी की मूर्ति की स्थापना कर दी। ये लो साहब, शंकर भगवान इनके बीच में ही आ गए। ठीक है, अरबी पुरम आंदोलन, श्री नारायण गुरु। एक है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, और नारायण धर्म परिपालन योगम एक सामाजिक सेवक संगठन है। ठीक है, केरल के एजावा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी बेसिकली लोअर कास्ट के लिए ही है। एक है जस्टिस पार्टी आंदोलन। ठीक है, ये 1916 में हुआ था। ब्राह्मणों के सरकारी सेवा, शिक्षा, राजनीतिक प्रभुत्व का ये विरोध करता था कि ब्राह्मण सरकारी सेवा में क्यों है, एजुकेशन में आगे क्यों है, पॉलिटिकल अप्रोच में ये क्यों है, तो इसका विरोध किया है जस्टिस पार्टी आंदोलन। एक नायर आंदोलन। ठीक है, नायर केरल के हैं, और नायरों के वैसे तो मातृसत्तात्मक फैमिली होती है नायर, चाहे हम नायरों की बात करें, गारो की बात करें, खासी जनजाति की बात करें, मैं लिख भी देता हूं, गारो है ना, ये भी मातृसत्तात्मक है। खासी जनजाति ये भी मातृसत्तात्मक है, और एक जनजाति और है जैंतिया, है ना, ये भी मातृसत्तात्मक है। वो नायर जनजाति भी मातृसत्तात्मक है। ध्यान रखना, नायरों में जो संयुक्त परिवार होता है ना, उसको हम तारवाड़ या थारवाड़ के नाम से जानते हैं, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसको हम थारवाड़ के नाम से जानते हैं। तो ये जो नायर आंदोलन था, ये 1891 में हुआ, और नामबुद्री ब्राह्मण और गैर मलयानी ब्राह्मणों के बीच में जो सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व था ना, उसके खिलाफ था ये। ठीक है, फिर जिसके बाद में एक है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। किसके द्वारा? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार के द्वारा, 1925 में। ठीक है, ई रामास्वामी पेरियार के द्वारा। एक नादर आंदोलन, है ना, अस्पृश्य आंदोलन था नादर, और नादर महाजन संघ की स्थापना की गई थी 1910 में। एक आंदोलन था कायवर्त आंदोलन, ये 1897 में हुआ। बंगाल के मिदनापुर जाति निर्धारणी सभा और महिषा समिति की स्थापना की गई। ठीक, कार्यवर्तों ने। इस तरीके से आ सकता है कि जाति निर्धारणी सभा और महिषा समिति का संबंध किससे है? कार्यवर्त आंदोलनों से है। ये लो साहब, आपकी जो क्लास है वो क्लास कंप्लीट हो जाती है। लगभग 32 मिनट की क्लास हो गई। अब मुझे पता है कि इनको याद करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकती। इससे बेस्ट का मतलब है कि मैं पूरे चरम पर जाकर, जहां तक कोई जा सकता है वहां तक मैं चला गया। अब इसके अलावा कोई ढूंढने का प्रयास करता है कि कुछ और मिल जाए, वो खुद का समय बर्बाद कर रहा है, खुद के सपनों का समय बर्बाद कर रहा है। आना होगा तो इसी में से आ जाएगा, और नहीं आएगा तो छोड़ो, वो फिर किसी से भी नहीं आएगा। इतना समझ लीजिए। इसको कहते हैं कि जो पास है वो पर्याप्त है। इसमें हमने सब पढ़ लिया। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कंटेंट खूब सारा है। इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे ना, दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन मेन बात यह होती है कि हमें पुराने साल के पेपर भी ध्यान में रखने होते हैं कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कम लेख में ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से हमारा टॉपिक क्लियर हो, मेन बात होती है ये। अब से पहले मैं पढ़ाता था एक एक लाइन अंडरलाइन करके, उसमें विद्यार्थियों का भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद। इससे पहले की जो क्लास हुई थी पहले वाले बेंच में, उसमें यही क्लास 1.5 घंटे में मैंने पूरी की थी। अब हम टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसे वो एक प्यूरिफाई वाटर होता है ना, जब 1 लीटर पानी को हम प्यूरिफाई करें, कुछ एक पानी पीने योग्य निकलता है, तो प्यूरिफाई, फालतू चीजें नहीं। भाई कोचिंग का मतलब क्या होता है?
एक अनुभव का मतलब क्या होता है? वैसे तो रामायण पढ़ते जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ के सुनाने से भी कोई मतलब नहीं है, जब तक चीजें कड़ी से कड़ी ना जुड़े, समझ विकसित ना हो, है ना? अच्छे से पढ़ो। हालांकि तबीयत तो कुछ नासाज चल रही है, अच्छा महसूस भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो क्लास बना लेते हैं। क्योंकि सोशियोलॉजी से अगर कुछ दिन दूर रहा मैं, तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। जब मैं सारे प्रतिस्पर्धाओं से मुक्त हो गया, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, उस समय भी मैं तकरीबन 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ, रेगुलर। मैं कहता हूँ कि एक शिक्षार्थी से ज़्यादा वर्तमान समय में एक शिक्षक को मेहनत करनी पड़ती है। भाई एक दूसरे से बेस्ट करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सामने वाले को मूर्ख बनाया जा सके, क्योंकि इस बात का मुझे आभास बहुत पहले हो गया कि मैं इस ऑनलाइन मंच पे तो आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा सामना डीयू के स्टूडेंट से होगा, जेएनयू के स्टूडेंट से होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, बीएचयू के स्टूडेंट, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े धुरंधरों से मेरा सामना होगा। एटलीस्ट उनके जितनी मेहनत तो करें, उनके सवालों का जवाब तो दे पाए हम, है ना? बाकी अच्छे से पढ़ें, मेरी शुभकामना है। माँ शारदा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।